जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग 9 अगस्त 2025 के टॉपिक्स को कवर करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आप लोग को ये चीज बता दूं, अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और जो भी चीज मैं आपको बताते जाऊंगा उस चीज को आपको नोट डाउन करना है। और शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है हमारे ज्ञान सर। और ज्ञान सर का गाइज स्पेशल पेड बैच पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। फ्लैट 50% का डिस्काउंट है। आपको कुछ नहीं करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए या फिर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी है, उसको डाउनलोड करिए। वहां पर हमारे जितने भी कोर्सेज हैं सभी पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो बिना देरी किए इस ऑफर को जो है वो जरूर ले लीजिए। काफी फायदेमंद ये ऑफर होने वाला है आप लोगों के लिए, राइट। और यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी और यूकेपीएससी, आरओई, आरओबी, ईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी, इन सब के कोर्सेज आपको वहां पर मिल जाएंगे। और अगर कोई परेशानी आती है कोर्सेज वगैरह को जो है वो लेने में, या आपको किसी भी प्रकार का इशू है वो फेस अगर करना पड़ रहा है, तो आपको इशू फेस करने की जरूरत नहीं है। दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करो और वहां से पूरा फुल टू सपोर्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो ये क्लाउड बस वाले टॉपिक को कवर किया था, मणिपुर के मुद्दे को कवर किया था, इंडिया फिलीपींस के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक हमारा जो थोड़ा सा बच गया था उसको कवर करते हैं, फिर आज के टॉपिक्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए डायरेक्टली हम लोग सेशन को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अब फाइनली। जैसे मैंने आपको बताया, कल गया था मैं बढ़िया यार छिंद बाबा जी के दर्शन करने, मजा आ गया। करते रहना चाहिए अपने आप को, थोड़ा सा आप स्पिरिचुअली भी जो है वो इन्वॉल्व करके रखो, उससे बड़ी शक्ति मिलती है, बड़ी पावर मिलती है। और ऐसी जगहों पर जरूर जाना चाहिए। कई बार लोग जो है वो सोचते हैं कि घर बैठे बैठे पूजा कर लेते हैं हम तो बहुत है, नहीं यार। ऐसी धार्मिक जगहें होती हैं, कोई भी, यानी कि आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं या जो भी चीज आपको अच्छी लगती है आप वहां पे जाया करो। बड़ी एनर्जी जो है वहां पर मिलती है। काफी सारे लोग नास्तिक होते हैं जो सोचते हैं कि अरे हमें तो इन सब चीजों में मतलब नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए यार, मतलब रखना चाहिए। या यूनिवर्स को मानते हो तो कहीं किसी पहाड़ में जाकर बैठो, मेडिटेशन करो। कहीं ना कहीं तो इंसान को इन्वॉल्व होना चाहिए थोड़ी देर के लिए, हफ्ते में एक आधी घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व होना जरूरी है। तब जाकर आपका पूरा हफ्ता जो है वो रिप्रोग्राम होकर बहुत अच्छे से निकलता है। चलिए, वो सब बातें तो बात की है, पहले अपन टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टॉपिक आपको कितनी बार जो है मैं बता चुका हूं, और आपको ऑलरेडी पता ही है कि हम आज की डेट में ट्रांजिट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो नीति आयोग की एक रीसेंट रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, अनलॉकिंग अ 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। रिपोर्ट का बस नाम लिख लो, जो चीज बोलूंगा सिर्फ वही चीज नोट डाउन करनी है, क्योंकि वही चीज आपके लिए काम की होने वाली है। ये रिपोर्ट का नाम लिख लो, ये लिख लो, ये रिपोर्ट जो है वो किसकी है? नीति आयोग की। जिसमें 2035 तक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन का रोड मैप दिया है, यानी कि 2035 तक कितनी तेजी से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करेंगे, ये इस रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट के अंदर नीति आयोग ने बताया है। मतलब 2035 तक बहुत ज्यादा तेजी से जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो अडॉप्ट करने का प्लान है। इसमें क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी, यानी कि हर चीज इसमें इंक्लूड कर दी इन लोगों ने। इनने बोला है कि यार हमें जो है वो टारगेट करना है कि आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या क्या चुनौतियां फेस कर रहा है उसको रिजॉल्व करो, क्या अपॉर्चुनिटी है ईवी में, राइट। ये सब चीजें, और प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, इनोवेशन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है वो बूस्ट करनी है, ये सब चीज। क्योंकि भाई $200 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और फ्यूचर तो यही है, आप जानते ही हैं। तो नीति आयोग रिपोर्ट में 5 मेजर पॉलिसी आइडेंटिफाई की गई है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन को और तेज कर देंगे, यानी कि और तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बढ़ेगा। और टारगेट लिख लो, 2030 तक टोटल व्हीकल की सेल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर होना चाहिए 30%। ये टारगेट पहले भी मैंने लिखवाया हुआ, और ये टारगेट आपको याद रहना चाहिए। जब भी आप कभी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल देखो तो ये टारगेट दिमाग में होना चाहिए और बोलना है। आप कहीं पे जा रहे हो, आप देख रहे हो अच्छा ये ईवी जा रही है, फिर ऐसे ही जो भी साइड में बैठा होगा उसको बताना कि इंडिया का भी टारगेट है 2030 तक हमारी रोड मतलब सड़कों में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, हर 10 में से 3 व्हीकल्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिनिमम होनी चाहिए। ये हमारा टारगेट है। ये रिवाइज भी होता है ना। और आपको पता ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों जरूरी है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिट जो होगा ना, वो 1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो अवॉइड होंगे। 3.7 लाख करोड़ रुपीस की ऑयल इंपोर्ट सेविंग्स होंगी। तो देखो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी जो है वो कम होगा, साथ साथ हमारी बचत भी जो है वो काफी अच्छी होगी, क्योंकि तेल को इंपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा ना। अब इंडिया का $200 बिलियन की इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या है? तो देखो यार, सबसे पहली चीज तो 2035 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में $200 बिलियन की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ये चीज उन्होंने जो है वो क्लियरली बता दी है। भाई जॉब्स भी डायरेक्टली मिलेंगी,
1 करोड़, सोचिए आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 करोड़ से ज्यादा जॉब्स पॉसिबल है। व्हीकल सर्विसिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकलिंग, चार्जिंग स्टेशन, हर जगह जॉब्स मिलेंगी। 474 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, एमटीओई जिसको हम लोग बोलते हैं, ये फ्यूल की बचत होगी, यानी कि इतना ज्यादा तेल की बचत होने वाली है। बचाएंगे हम इतने तेल को, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनना है। 839 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, जो इक्विवेलेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन रिडक्शन 2035 तक होगा। बहुत ज्यादा, ये आंकड़े लिखने की जरूरत नहीं, आंकड़े याद नहीं रखना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर 2018 में 0.5% था, 2024 में 7.7% हो गया। इंडिया में 65 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोड पर हैं। इवन मैं तो आपको बता रहा हूं, आपकी कॉलोनी में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद चुका होगा भी, या तो आप ही खरीद चुके होंगे। पहले भी बता चुका हूं इस चीज के बारे में। इंडिया के अंदर 12 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के 2024 में ही। पब्लिक चार्जर्स अक्टूबर 2024 में मात्र 25,000 थे। 2035 तक हम लोग को 2.9 मिलियन चाहिए अपनी डिमांड को फुलफिल करना है। तो बैटरी की डिमांड भी जो है 2035 तक 250 गीगावाट आर पर ईयर की होनी चाहिए। 29 स्टेट्स और यूटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई की है और 4 ड्राफ्ट स्टेज में है। फिर इसके अलावा फायदा ये होगा, क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो है वो कम होगा। फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा, फॉरेन रिजर्व, वो स्टेबल रहेगा। एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। शहर में जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से, वो पोल्यूशन कम होगा। हम नई नई चीजों में इनोवेशन करेंगे, बैटरी टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिक काफी सारी चीजों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, है ना। ये ड्राइव ट्रेन हम लोग को देखने को मिल रही है कुछ मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स पे। अच्छा, वो ड्राइव एक्सपीरियंस वगैरह में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, तो उसकी जो है वो बात की जा रही है। क्योंकि देखो, जब गाड़ी बनती है स्टार्टिंग स्टेज में होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके अपग्रेड होती है ना, उसका अपलिफ्ट वर्जन आता है, तो वैसे ही उसमें भी हम लोग जो है वो मेहनत करेंगे, काम करेंगे और उसको एफिशिएंट बनाएंगे और बेटर बनाएंगे कि एक चार्ज में और लंबे किलोमीटर तक चल सके वो। क्योंकि अल्टीमेटली माइलेज ही है भाई। आज की रेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर 200-300 किलोमीटर चल रही है तो आप हाईवे में जा ही नहीं सकते। आप सिटी के हिसाब से बढ़िया है वो, बट हाईवे के लिए काम करना पड़ेगा ना। और उससे ज्यादा जरूरी है कि हर जगह जैसे भाई मैं तो सीएनजी से परेशान हूँ। मैं आपको सच बताऊं तो सरकार सीएनजी तो लेकर आ गई है, प्रमोट भी किया, गाड़ियां भी हो गई है, बट आप सीएनजी स्टेशन में जाइए आप। मेरी i20 जो है वो सीएनजी है, मैंने करवाई थी, सोचा था कि अरे फ्यूल एफिशिएंट होगा, पैसा बचेगा थोड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो 50,000 रुपए लगाए, 45,000 की मैंने किट लगवाई थी उसमें, वेस्ट भाई। उसका रीजन ये है कि मैं अगर हाईवे निकल रहा हूँ तो मुझे हाईवे में, मैं रुकता हूँ जहाँ पे सीएनजी वाला है, पहली बात तो 100 किलोमीटर के बाद टेंशन होने लगती है। देखना आप कोई भी सीएनजी जिसके पास है वो ये चीज रिलेट कर पाएगा। 100 किलोमीटर के बाद ढूंढना पड़ता है, अरे भाई सीएनजी पंप, सीएनजी पंप। साला एंजॉयमेंट तो दूर की बात, आप सीएनजी पंप ढूंढते रहते हो। हर 100 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, 150 किलोमीटर चल रही है, 150 तो बहुत बोल दिया मैंने अपनी गाड़ी के हिसाब से। 10 किलो की टंकी है उसमें, हार्डली 8 किलो 9 किलो गैस आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो मुद्दा, ये चैलेंज है। यही तो आपको प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी दिमाग में रखने हैं, सिर्फ यहाँ बैठ के पढ़ना नहीं है, दिमाग चलाना है कि हाँ भाई ये प्रैक्टिकल चैलेंज है। सरकार सीएनजी तो लेकर आ गई, पर साला फ्यूल स्टेशन पे जाओ जहां पर सीएनजी गैस बाई चांस गलती से अवेलेबल है, तो 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है भाई। इसलिए कई बार मुझे अपनी गाड़ी में भरवानी होती, मैं रात में 1 बजे निकलता हूँ, वो 24/7 वाला जो पंप है उस पर जाता हूँ, बढ़िया डलवा के आता हूँ। अभी कल एक और मिल गया मुझे पास वाला कहीं पे, उस सामने वाले अपने क्या बोनेट के सामने है वो वाला नोजल है, तो उसमें आप डायरेक्टली जो है भरवा सकते हो पीछे से जाके। तो वो अच्छा लगा मुझे थोड़ा, बट वो दूर है साला यहाँ से। चलो क्या करेंगे, अब आगे की बात करते हैं। तो ये फायदे, इनोवेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल बनेगा और बेहतर बनेगा, ये सब अपॉर्चुनिटीज है इसमें। ये अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाएंगे तो पैसा हम लोग को मिलेगा। कितने पैसे मिलेंगे 2035 तक, कितने बनाएंगे हम लोग, कितने क्या पोटेंशियल है, बताइए। बताइए कमेंट बॉक्स पे लिखकर, रिपोर्ट में पढ़ा है ना अभी आपने, $200 बिलियन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। चैलेंजेस यही है, सेंटर और स्टेट्स में कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी का कोई बातचीत हो नहीं रही है।
सस्ते ग्रीन लोन्स जो है वो मिल जाते हैं स्पेशली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, इनफॉर्मल सेक्टर्स के लिए। तो ये 5 मेजर ब्लॉक्स भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। एंड टू एंड वैल्यू चेन है, बैटरी, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिसाइकलिंग को लेकर इसको मतलब डेवलप करना है। ये सस्ते फाइनेंसिंग लिमिटेड है तो उसको और बेहतर बनाओ, लोगों को जो है वो इजीली फाइनेंस मिल सके, लोग अपनी गाड़ी जो है उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो है वो स्विच करने के लिए लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट दो। बट महंगी आती है यार इलेक्ट्रिक व्हीकल, बड़ी महंगी है अभी आज की डेट में। महिंद्रा की वो BS6 है ना कोई नाम गाड़ी का, 35 लाख रुपए की है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, इतने ही की है। सालों से अच्छा XUV 700 नहीं ले ले आदमी, बोले कि यार 5 साल 10 साल तक अपन 7 लाख रुपए पेट्रोल में लगा लेंगे। तो वही तो कहानी है, इसको अपन को सस्ता करना जरूरी है आज की डेट में। दीज आर प्रैक्टिकल इश्यूज, और आप आने वाले समय के अधिकारी बनने वाले हैं, आपको प्रैक्टिकल इश्यूज पर भी ज्यादा फोकस करना है। जो चीज लिखी है वो आपको सपोर्ट कर रही है, बट दिमाग आपको खुद को अपना चलाना है। यही तो होती है तैयारी, यहीं पर लोग गलती कर, लोग क्या सोचते हैं जो लिखा है बस वो पढ़ लो टक 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 टक, जो लिखा है उसमें से फैक्ट्स निकाल के नोट डाउन कर लो और फिर अपना दिमाग चलाओ। ये है सिविल सर्विसेज की असली प्रिपरेशन, जिसमें होता है सिलेक्शन। मिशन EV@30 लिख लो, मिशन EV@30, कैबिनेट अप्रूव्ड क्रॉस मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन का ये मिशन है। नाम से हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030 तक जो है वो कितनी 30%, 30-30, ये चीज ध्यान में रखना, 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030 ऑन रोड। फिर क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी, डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी के लिए भी तो काम करना पड़ेगा ना, बैटरी के अंदर लिथियम लगता है, तो उसके लिए इंटरनेशनली उसके रिजर्व्स को जो है प्रोक्योर करने के लिए, और हमारे यहाँ लिथियम का रिजर्व, पहले भी एक क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, फिर से पूछता हूँ, बताओ जरा, लिथियम का सबसे बड़ा रिजर्व हमारे यहाँ पे कहाँ पर है, कौन सी स्टेट, कौन सी यूटी, कहाँ। फिर इसके अलावा सब्सिडीज प्रोवाइड कराओ भाई, ग्रीन ट्रांसपोर्ट फंड वगैरह प्रोवाइड कराओ, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखो, चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होने चाहिए। तो इन सब चीजों पे काम करना जरूरी है। कार मैन्युफैक्चर, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर जो है उनको थोड़ा सा आप बूस्ट करो। अच्छा, एक कल कल के लेक्चर से, यानी कि परसों के लेक्चर से क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, ब्रह्मोस को देखते सही थी। ब्रह्मोस पहली कौन सी कंट्री थी जिसने ब्रह्मोस हमसे खरीदा था? परसों पढ़ाया था ना मैंने, देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाएगा जिसने ध्यान से पढ़ा है मुझसे। तो इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल डिप्लॉयमेंट जो कहां पर हुआ है, फिलीपींस में भैया, फिलीपींस। उसी से रिलेटेड बस ये इन्होंने इस टॉपिक को जो है वो आगे बढ़ा दिया है, और कुछ नहीं। ब्रह्मोस, बट आपको ब्रह्मोस के बारे में पूरी जानकारी जो है वो पता होनी चाहिए। इंडिया ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम सप्लाई किया, और पहली फॉरेन डिलीवरी ये हम लोग को फिलीपींस की जो है वो देखने को मिली थी, याद आ रहा है? हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक के बारे में। इंडिया ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम सप्लाई किया। मिसाइल को लूजोन आइलैंड में डिप्लॉय किया गया था, साउथ चाइना सी के। ये सब आइडिया थोड़ा होना चाहिए। लूजोन आइलैंड, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, यहाँ पे नहीं लिखा है, बट मैं एक जनरल आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन के हिसाब से। ब्रह्मोस को सुनते से ये क्वेश्चन आया। यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने ये बताया कि इंडिया ने लॉन्च किया था ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, मतलब पाकिस्तान के अंदर उनके जो टारगेट था उस पे। और ये बताया जा रहा है, यूएसए बोल रहा है कि भाई ये तो न्यूक्लियर, ये लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है आपको। यूएसए की एक इंटेलिजेंस बोल रही है कि भाई इंडिया ने जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल जो है पाकिस्तान पे दागने के लिए लॉन्च कर दी, और ये खतरा है कि भाई आगे चल के न्यूक्लियर अटैक्स दोनों कंट्री में हो सकते हैं। तो ये बस वही है, हरकतबाज जो शुरू हो गया है। यूएसए की हरकत जो है वो क्यों शुरू हुई है आप जानते हैं भाई, अभी देखना ही, इंपोर्ट का नाटक किया उसने, हमारे ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज इंक्रीज कर दी ना। कितनी करी बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में लिखकर, कस्टम ड्यूटीज, और क्यों करी ये भी बताओ। और ब्रह्मोस पे ही क्यों अटैक किया जा रहा है अभी? रिलेशन समझ में आ रहा है आपको? रिलेशन समझना है। यूएसए रशिया से चिढ़ता है, इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, इसलिए तो वो ब्रह्मोस को टारगेट कर रहा है, और हमें बोल रहा है कि रशिया से कोई डिफेंस प्रोडक्ट मत खरीदो नहीं तो टारगेट होते रहोगे। हम बोलते हैं भाड़ में जा, करते रहे टारगेट, हमें उससे मतलब नहीं है। मेरी क्लासेस को 15-20 दिन जो है वो आप कंटिन्यू देखो, नए स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं मैं, फिर आपको देखना कि कैसा रिलेशन समझ में आएगा, फिर आपकी तैयारी देखना कितनी स्ट्रांग होती जाएगी, आप फिर आपको रियल तैयारी क्या होती है वो समझ में आएगी। क्योंकि मेरे पास सीरियस स्टूडेंट्स रहते हैं, मैं वो नहीं हूँ, उस टाइप का एजुकेटर नहीं हूँ कि भाई सिर्फ आपको जो है वो वर्ड टू वर्ड जो है बैठ के जो है पढ़ा दूं।
ये आप खुद भी लिखी हुई चीजें, इतने बड़े हो चुके हो आप कि ये खुद पढ़ सकते हो, बट सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना कैसे, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो, पुरानी न्यूज के साथ कनेक्ट करना, यहाँ पे कहीं कनेक्शन लिखा है? नहीं लिखा, बट यू हैव टू कनेक्टेड। और उसी चीज में मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि देखो ये कनेक्शन है भाई, ये ब्रह्मोस यूएसए की इंटेलिजेंस पे ज्यादा ध्यान देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी हरकत कर रही है, जो मैंने आपको बोला ही था, अभी देखना यूएसए की हरकतें बढ़ेंगी, फिर हम एक ऐसा कांड रचेंगे, ऐसा कांड कि यूएसए खुद हमारे पास आ जाएगा कि भैया सॉरी यार, क्योंकि हम इस गेम के बादशाह हैं भाई, हमें सब पता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो ये होती है डिप्लोमेसी, यही तो चीज आपको सीखनी है। बिटवीन द लाइंस पढ़ने का मतलब यही होता है, लोगों को पता ही नहीं बिटवीन के लाइंस क्या होता है सिविल सर्विसेज में, और ये जिसने पढ़ा जीत उसकी। बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। इंडिया ने क्लैरिफाई किया कि ब्रह्मोस जो है वो कन्वेंशनली आर्म टैक्टिकल मिसाइल है, और ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंडर नहीं आती है। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जो है वो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है वो प्रिपेयर कर रही है लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट के लिए, कि हमें तो चाहिए भाई ब्रह्मोस, हम तो बनाएंगे, तैयार करेंगे। तो ब्रह्मोस क्या है ये लिख लो बस, ये वाला पॉइंट्स। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको ज्वाइंटली डेवलप किया है डीआरडीओ और रशिया के एनपीओ ने। ये पूरा लिख लेना भैया। 1998 में हमारी उसके साथ पार्टनरशिप हो गई थी, और इसका नाम जो है वो पड़ा है रशिया की मॉस्कवा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी इंडिया में। ब्रह्मोस, BRAHMOS, ये देखो BRAHMOS, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये दो नदियों के नाम पर है, ये पहले कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं लोग। 2 स्टेज प्रोपल्जन सिस्टम इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, सॉलिड लिक्विड, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर काम करती है। एक बार बटन दबाया बस, फिर तो ये तबाही करके आएगी। इसको मिड कोर्स गाइडेंस की आवश्यकता नहीं होती, एक बार आपने लॉन्च कर दिया कि हाँ यहाँ पीट के आना है भैया, जाओ। सांड को जो है वो लाल कपड़ा दिखा दिया एक बार, सांड जाके बैंड बजा देगा, जा भाई। बस वही कहानी है, ये हमारा सांड है। नेक्स्ट, स्पीड रेंज मैक 2.8 से 3.0 की स्पीड इसकी लिख लेना। फास्टेस्ट ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल है। स्टैंडर्ड रेंज इसकी 290 किलोमीटर तक दागेगी भाई। 200 से 300 किलोवाट के आप एक्सप्लोसिव किलोग्राम के एक्सप्लोसिव अपने साथ लेकर जा सकते हो उस मिसाइल में भर के, कि जाओ उड़ा दो, तबाही कर दो, आधा शहर उड़ा दो, जाओ। इसको आप मोबाइल लॉन्चर्स यानी कि कहीं उसके ऊपर रखकर, ट्रक के ऊपर रखकर भी लॉन्च कर सकते हो, शिप पर भी, सबमरीन्स पर भी, हर जगह से लॉन्च की जा सकती है। बेहतरीन चीज है। तो और यूएसए बोल रहा है ये बेहतरीन चीज हम ना लें, इसलिए वो अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। हम बोल रहे हैं भगे यहाँ से। 15 किलोमीटर डाउन टू 10 मीटर अबव ग्राउंड और या सी लेवल, इस रेंज के बीच में ये फ्लाई करने की क्षमता रखती है। ठीक है, बस ये और कुछ नहीं। इसका यूज तो हम करते ही हैं, डिटरेंस के पर्पस के लिए तो यूज होती है। अभी 15 अगस्त आ रहा है, तब सामने रखी जाएंगी ये पूरी मिसाइल है। बस और लिखने की जरूरत नहीं है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी इंटीग्रेट की जा चुकी है। राजपूत और विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, वीर क्लास कॉर्वेट्स पे रखकर जो है वो इस मिसाइल को चलाया गया है। रोड मोबाइल लॉन्चर्स भी इसके चलाए गए आर्मी के द्वारा, आर्मी ने अपने ट्रकों में रख रख कर भी इसको चलाई है, टेस्टिंग करी है। एयरफोर्स ने इसको Su-30 MKI फाइटर जेट्स भी चलाया है, उसमें शामिल कर लिया, मतलब लगा लिया कि चला देंगे सर। तो बेहतरीन चीज है ये हमारे लिए, और कुछ नहीं है। हार्ट ऑन व्हील्स इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा लॉन्च किया गया, लिख लीजिएगा। हार्ट ऑन व्हील्स इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा और नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया, लिख लेना। हार्ट ऑन टेक्सटाइल, हार्ट ऑन व्हील्स, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑथेंटिक हैंडलूम प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली शहरी एरियाज में जो है वो पहुंचाया जाए। अरे जैसे घर के बाहर सब्जी वाला आता है, बर्तन वाले भी कई बार आ जाते हैं, खिलौने वाले आ जाते हैं, आइसक्रीम वाला आता है, फुल्की वाला आता है, ऐसे ही एक वैन आएगी जो कपड़े बेचेगी, हाथों से बनाए गए। लिख लेना हार्ट ऑन व्हील इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव जो है वो 116 अलग अलग क्षेत्र की वीव्स को बताएगी, 100 से भी ज्यादा बुनाई को प्रदर्शित करेगी।
बहुत बढ़िया। अलग अलग जगह ले जाके इसको खड़ा कर दिया जाएगा, शोकेस किया जाएगा, लोग खरीदेंगे, समझेंगे, अवेयर होंगे। बढ़िया है। इंटीग्रेटेड रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी लिख लो। इंटीग्रेटेड रेंज न्यूक्लियर फोर्स संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनएफ ट्रीटी, ये सिर्फ ग्राउंड लॉन्च क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को बैन करता है जिसकी रेंज होती है 500 से लेकर 5500 किलोमीटर की। सिर्फ ग्राउंड लॉन्च, यानी कि जमीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये बैन करता है कि भाई नहीं, किसी भी तरीके से ऐसी मिसाइल्स, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए जो इतनी हाई रेंज की हो, जो तबाही मचा सके। इस ट्रीटी के तहत जहां पर ये बनाई जाती है वहां जाकर इंस्पेक्शन किया जा सकता है। आर्म्स कंट्रोल वेरिफिकेशन का ये इनोवेशन है कि आप जहां पर ही बनाएंगे हम जाकर चेक करेंगे कहीं बना तो नहीं रहे हो। तो रशिया जो है उसने ऑफिशियली आईएनएफ ट्रीटी से विड्रॉ कर दिया है। यूएसए ने भी सस्पेंड कर दिया था अपना। ये तो बहुत पुरानी ट्रीटी है, इसके बारे में एक बार आज पढ़ लेना। आईएनएफ ट्रीटी, एक आईएनएफ ट्रीटी है और दो तीन और स्विफ्ट भी है मेरे ख्याल से। एक स्विफ्ट भी ट्रीटी, स्विफ्ट बैंक वाला एक अलग है स्विफ्ट सिस्टम, ये एक स्विफ्ट भी इनके बीच में एक ट्रीटी थी जहां तक मुझे याद आ रहा है, ऐसी कुछ थी। तो एक बार देखना इंडिया और सॉरी रशिया और यूएसए के बीच में जो ट्रीटीज हैं, जैसे कि न्यूक्लियर चेक करने वाली भी एक ट्रीटीज थी कि ये दोनों न्यूक्लियर वेपन्स को जो वो डिसआर्म करेंगे, है ना। अभी एकदम से मुझे क्लिक नहीं हो रहा है उस ट्रीटी का नाम, कुछ थी। बट आप अपने एंड से जो है वो ये प्रिपरेशन जो है वो कर लो, या फिर आप जनरल स्टडीज के कोर्स से जुड़े हुए हो तो आपके जो फैकल्टी उनसे जो है वो पूछ लेना, भाई हमें रशिया और यूएसए के बीच में जो न्यूक्लियर या वेपन्स को लेकर जितनी भी रिसेंट पास में ट्रीटीज विड्रॉ हुई हैं उसका एक डेटा दे दो, तो वो आपको दे देंगे, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसी चीज़ें मांगनी चाहिए, ऐसी चीज़ें जो होती है ना अपने एजुकेटर से जो है वो मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ पर पे किया है, आप वहाँ की सर्विस ले रहे हो, राइट। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, हमारे यहाँ से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको चीज़ें मिल ही जाती हैं, है ना। कहीं पे कंफ्यूजन है किसी प्रकार का तुरंत कांटेक्ट करो, और कोई भी कोर्स ज्वाइन करो तो इट इज़ वेरी क्लियर कि आपके पास जो है वो एक मेंटर होना चाहिए, एक एजुकेटर होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो। तो ज्वाइन करने से पहले ही पूछ लिया करो, इसलिए हमारे पास पूरी फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। इसलिए बोल रहा हूँ अभी डिस्काउंट है बहुत भारी, एक मेंटर आपको मिलेंगे वहां पर, फोन करके पूछ लेना कि भैया मेंटर फैसिलिटी है कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे डाउट्स रिजॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि ज्ञान सर इन सब मामलों में बड़े स्ट्रिक्ट है भाई, उनको चाहिए पूरी तरह से समझ रहे हो आपकी स्टूडेंट्स का सेटिस्फैक्शन, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। तो इस पर जो है वो जरूर काम करिए आप, कोर्स जो है वो ज्वाइन करिए, आपको बड़ा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपने कौन से 10 तारीख के करंट, 11 तारीख 9 तारीख के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कंप्लीट। अब अपन आते हैं आज 11 तारीख के करंट अफेयर्स के टॉपिक पे। चलो देखो ये हैं पूरे टॉपिक्स, इनको एक एक करके हम लोग कवर करेंगे, ये अपने 11 अगस्त 2025 यानी कि आज के टॉपिक्स को। तो चलो आओ, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जो चीज़ बताऊंगा वो चीज़ नोट डाउन करना। पहले तो लिख लो ये टेक्नो कैपिटलिज्म, तकनीकी पूंजीवाद, पहला पॉइंट ये लिख लो अपने नोट्स में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ऐसे कंसेप्ट पर हम बात करेंगे जो फ्यूचर के जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों को शेप करेगा। जियो पॉलिटिक्स समझते हो ना, आपस में कंट्रीज के बीच में किस प्रकार के पॉलिटिकल रिलेशंस है, आपस में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक बार में देखा जाता है, जो आज की डेट में बिल्कुल चेंज हो रहा है कि नहीं। जैसे एग्जांपल, पहले के समय पर हमें देखने को मिलता था दो पावर्स हुआ करती थी, यूएसए यूएसएसआर, राइट। उसके बाद यूएसए ने जो है वो पावर अपनी बना ली, काफी सारी कंट्रीज उसको फेवर करती हैं। फिर चाइना और यूएसए के बीच में एक ब्लॉक बना हुआ है, कुछ कंट्री चाइना को सपोर्टिव है, कुछ कंट्री यूएसए को सपोर्टिव है। फिर अब इंडिया उभर कर आ गई सामने, तो एक ब्लॉक जो है वो बन गया कि नहीं भाई इंडिया को जो है वो लेकर चलना है। लेकर चलना मतलब हर एक कंट्री चाहती है कि इंडिया के साथ कनेक्टेड रहे, नहीं रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया बहुत आत्मनिर्भर बन रही है, इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबल हो रही है, इंडिया ग्रो कर रही है, डेवलप हो रही है, राइट। तो ये यही तो है, एज अ पॉलिसी मेकर जो है वो आप इन सब चीजों पर बात करोगे। आई नो कमियां हैं, बट कंपैरेटिवली तो बेहतर है ना पहले से, अगर देखा जाए तो। यस, तो ध्यान से सुनना जो चीज बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मजेदार है। तो सुनो, सबसे पहली चीज तो न्यूज क्या है। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने एक स्वीपिंग एआई पॉलिसी लॉन्च की है, जिसका मेन मकसद यह है कि अमेरिकन सुप्रीमेसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होनी चाहिए। लिख लो भैया,
स्वीपिंग एआई पॉलिसी, पहली चीज तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि ये पॉलिसी जो है वो किसकी है, तो आपको लिखना है यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी है, लिख लो पॉइंट्स में। स्वीपिंग एआई पॉलिसी डैश किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स की। क्या बोल रही है पॉलिसी कि अमेरिका भैया सबसे टॉप पे होना चाहिए एआई के मामले में, एआई में बाप बन जाए अमेरिका, ये अपनी पॉलिसी बना रहा है। इस पॉलिसी में 3 मेजर चीजें शामिल करी इन्होंने। डी रेगुलेशन यानी एआई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के लिए रिस्ट्रिक्शंस को कम करना, बैंड बजा देगा ट्रंप या अमेरिका इस तरीके की हरकत कर गए। वो ये कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि भाई एक टाइम पर रोबोट जो है वो पूरे इंसानों को के ऊपर जो है वो कब्जा कर लेंगे। वो कहीं ना कहीं सच हो सकता है अगर इस तरीके की हरकत हो गई तो। क्या लगता है आपको, सुनने में डर लग रहा है नहीं लग रहा? देखो लिखा है इसने डी रेगुलेशन, लिख लेना भैया, ये पॉलिसी के अंदर जो है वो डी रेगुलेशन है। आज की डेट में हम जो कंपनीज होती हैं वो एआई का यूज करती हैं, उनके ऊपर रेगुलेशन लगा रहे हैं कि भाई वो एथिकल एआई का उपयोग करें। यूएसए बोल रहा है मत लगाओ, रिस्ट्रिक्शंस कम करो। दूसरा इनने बोला है कि बड़े बड़े डेटा सेंटर लेके आओ, एल्गोरिथम और बढ़ाओ, टेक इकोसिस्टम पर काम करो। कभी कभी तो मुझे ये लगता है किस किस ने बोली, एरिया एरिया 54, एरिया 54 है एरिया 51 है, मुझे याद नहीं आ रहा एकदम से अभी, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताना। यूएसए में एक क्षेत्र है, ऐसे ही आप डालना गूगल पे यूएसए का एरिया 51 54 आपको मिल जाएगा, ऐसी कुछ है उसका डिजिट, मुझे एक्जैक्टली डिजिट में कंफ्यूजन हो गया अभी। आप डालोगे ना आपको पता लगेगा। एक एक कंट्रोवर्सी है ये बहुत बड़ी, जिसमें कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स एलियंस के ऊपर रिसर्च करता है और एलियंस के साथ मिलकर नई नई टेक्नोलॉजीज पर काम करता है इस क्षेत्र में। कुछ भी हो सकता है भाई, इस चीज को हल्के में नहीं लेना आज की डेट में। जो एक टाइम पर जो है वो पहले लगता था कि रोबोट्स के थ्रू जो है वो काम करना इम्पॉसिबल है, वो देखो आज की डेट में पॉसिबल हो रहा है। पहले तो लोग जो है वो, अब आप उन्हीं को देख लो ना, राइट्स ब्रदर, जिन्होंने जब प्लेन बनाया, बनाने की सोची कि भाई ये चिड़िया जैसे उड़ सकती है वैसे हम इंसानों को भी उड़ाएंगे, तो लोग हंसते थे। "आह, इंसान कैसे उड़ेंगे भाई?" और उड़ाया ना उसने प्लेन के थ्रू। फिर लोगों ने बोला कि अरे इंसानों का काम जो है वो रोबोट्स कैसे कर पाएंगे यार कुछ भी, तो रोबोट्स ने काम करना शुरू कर दिया। और काफी समय से एक चीज जो है वो पे बात जो है वो चल रही है कि आने वाले समय में रोबोट जो है वो इंसानों के ऊपर कब्जा कर लेंगे, इंसानों को पिंजरे में बंद कर देंगे। तो यूएसए की ये हरकत इस चीज को का कहीं सिग्नल तो नहीं है? बट देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सब तो बातें हैं, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो फैक्चुअल चीजें होती हैं बस उसी पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी कुछ चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती आपके लिए। तो एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टो, ऐसे एरियाज में डोमिनेंस के जरिए जियोपॉलिटिकल पावर जो है ये लेकर आ गया, यानी कि ये बोल रहा है कि हमें ग्लोबल लीडर बनना है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे, जैसे बड़े बड़े डेटा सेंटर, कंपनीज को बोलेंगे मनमर्जी चलाओ अपनी क्योंकि रेगुलेशन कम कर देंगे। दूसरा बोल रहे हैं कि भाई हमें ग्लोबल लीडर बनना है एआई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी में। तो ये है, ये तीन चीज लिख लेना इस पॉलिसी के अंदर, ऐसा एक ट्राइंगल बना लेना, एक ट्राइंगल बनाना और उसमें लिख देना तीन चीजें कि ये पॉलिसी की ये चीज, पहली ये है डीरेगुलेशन से रिलेटेड, दूसरी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, तीसरी जो है वो ये है कि इनको ग्लोबल लीडर जो है वो बनना है। तो ये अमेरिका जो है वो उसकी ये जो स्वीपिंग एआई पॉलिसी है, इसमें ये एआई पे काम करने पर इस तरीके से टारगेट कर रहा है, फोकस कर रहा है। क्लियर? चलिए आओ थोड़ा सा टेक्नो कैपिटलिज्म जो है वो समझते हैं। ये टर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये लिख लो भाई जो लिखा है आपने टाइटल में। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्लस कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिलकर पूरे दुनिया भर के इन्फ्लुएंस डिसाइड करते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी और पैसा, यूएसए का पैसा है ही, टेक्नोलॉजी को अपनी वो अपग्रेड कर रहा है, तो जब ये चीज वो कर लेगा तो पूरे दुनिया भर में इन्फ्लुएंस करेगा डिसीजंस को। स्टेट यहाँ रेगुलेटर्स नहीं बल्कि इनेबलर होते हैं, प्राइवेट मोनोपोलीज को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स आ जाओ, आग लगा दो। जैसे ब्रिटिशर्स कंपनी आई थी ना, बैंड बजाई थी ना उसने इंडिया की, वैसे ही एआई में अब ये प्राइवेट कंपनी बैंड बजाने के लिए काम कर रही है, और हो ही रहा है ये। आपको नहीं पता कि आपके मोबाइल फोन में जो भी चीज आप देख रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, या फिर आप मोबाइल फोन को तो आजकल हर जगह लेके जाते हैं लोग बाग, वॉशरूम में भी लेके जाते हैं मोबाइल फोन को, जो बिल्कुल सख्त गलत है, नहीं ले आना चाहिए। गलत मतलब इन द सेंस वैसे गलत नहीं कि कुछ हो जाएगा। कितना टाइम वेस्ट होता है लोगों का, मैंने देखा लोग अपना, एक तो रील्स लोगों का टाइम वेस्ट कर रही हैं, बट लोग समझते नहीं, कॉमन मैन नहीं समझता, आप लोग समझते हो।
आप टेक्नोलॉजी का उपयोग सही चीज पे कर रहे हो, अपने अपनी ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने अपने करियर को फुलफिल करने के लिए, सिंपल एज दैट, अचीव करियर को अचीव करने के लिए। बाकी लोग टाइम वेस्ट करते हैं, आप लोग नहीं करते, बिकॉज आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है अपनी चीजों को लेकर, अपने करियर को लेकर। यस, कौन से यस और नो? यस। बट काफी सारे लोगों का क्लियर रहता नहीं है, इसलिए तो बोलते हैं भाई मात्र 1% लोग, 2% या 3, मैक्सिमम 3% मान लो आप। एक किताब मैंने पढ़ी थी उसमें 3% का लिखा था कि 3% लोग ही रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी चीजों पर फोकस करते हैं और करियर ओरिएंटेड रहते हैं। बाकी सब लोग तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आप बाकी सब में से, इसलिए तो यूपीएससी के एग्जाम में इतने कम लोग क्यों सेलेक्ट होते हैं, उसका रीजन ही यही है कि बहुत ही कम लोग सीरियस हैं, जिनमें से आप हो, मेरा जो ये लेक्चर सुन रहे हो ध्यान से। अभी कहानी मैंने जो है वो क्यों बोली, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स क्या करेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उनके पास लोगों का डेटा है। होता यही है ना भाई, आपके पास कॉल्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब में हो, उन लोग को पता है कि आपकी इनकम क्या है, आपका एल्गोरिदम को पता है, उस हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट देता है कि आपकी परचेजिंग पावर क्या है, उस हिसाब से आप ये चीज खरीदो, वो चीज खरीदो। समझ रहे हो आप? परचेजिंग पावर के हिसाब से एडवर्टीजमेंट आता है। आपका बैंक अकाउंट की कई बार डिटेल्स अगर लीक हो जाए, और होती हैं कई केसेस में, तो सामने वाले को पता लग जाता है कि बिग 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 शॉट्स कौन है, ऑफिसर्स कैटेगरी के लोग कौन है, किन से बचना है, किन को टारगेट करना है, किन को कैसी एड्स दिखाना है। इन सब चीजों में पूरी तरह से छूट दे रहा है ये यूएसए। इनके कोर फीचर है एआई और फिनटेक को डीरेगुलेशन फास्टर ग्रोथ करेगा। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को आप रेगुलेट नहीं करोगे तो प्राइवेट कंपनीज को झांक के पता लगा लेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, आपकी पावर क्या है। और उन्होंने अगर ये डेटा बेच दिया किसी कंपनी को, तो वो इस डेटा का उपयोग जो है वो कर सकती है अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज सेल आउट करने के लिए। कभी टीवी पे आपने महंगी गाड़ियों का ऐड देखा है? नहीं देखोगे। द रीजन बीइंग इज दैट महंगी गाड़ी जो लोग अफोर्ड करते हैं ना, महंगी का मतलब ब्रांडेड गाड़ियों की बात कर रहा हूं मैं, फरारी, ये सब इस टाइप की कैटेगरी की गाड़ियां, टीवी पे आप इसका ऐड नहीं देखोगे। इसका ऐड हो सकता है कि इंटरनेट पे शायद दिख जाए, शायद, वो भी ना के बराबर है, क्योंकि फालतू लोग जो समझदार लोग होते हैं, जिनको ग्रो करनी होती है, जो पैसा कमाने के माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो इन सब टीवी में, फालतू के सोशल मीडिया में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई दीज कंपनीज नो कि उनके जो वो है क्या। और इवन रोल्स रॉयस की मैं अगर आपसे बात करूं, तो आप में से शायद काफी सारे लोगों को पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो। रोल्स रॉयस पता है कहां पर अपना एडवर्टीजमेंट करती है अपनी गाड़ियों का? उस जगह पर जिस जगह पर प्लेन, एरोप्लेन्स जो है वो खरीदने के लिए लोग आते हैं। और एरोप्लेन खरीदने वाला व्यक्ति, जेट्स खरीदने वाला व्यक्ति, एयरक्राफ्ट खरीदने वाला व्यक्ति, वो ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास लाखों की जायदाद हो, वो करोड़ों अरबों का मालिक है जो जेट खरीदने के लिए आ रहा है, हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए आ रहा है। उस जगह पर रोल्स रॉयस अपना प्रोडक्ट रखती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर जो टारगेटेड ऑडियंस है वो मेरे प्रोडक्ट को इजीली खरीद लेगी। वो ऑनलाइन ऐड नहीं देती, जैसे कि वो बाल बढ़ाने वाले तेल के एडवर्टीजमेंट आते हैं, गोरा करने वाले एडवर्टीजमेंट आते हैं, वो ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं है। क्योंकि इन सब चीजों पर कमजोर माइंडसेट वाले दो लोग ध्यान देते हैं। अब इस चीज को अगर रेगुलेट नहीं किया, ठीक है, ये चीज अच्छी है कि भाई कैटेगराइज वो कर रहे हो आप, बट ये चीज बुरी भी हो सकती है। आपकी पर्सनल चीजें लीक हो सकती हैं, हैकर्स के पास चली जाए तो आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। और करते हैं लोग जान दे देते हैं इस चक्कर में। जैसे होता नहीं है वो सब ये लोन वाली एप्लीकेशंस जो होती हैं, कई बार हैकिंग हो जाती है फोन में, मेरे साथ हुई थी। मेरे को एक ने बड़ा परेशान किया, बांग्लादेश वाला एक व्यक्ति था, मैंने मैंने डाला भी था उसका एक बार बहुत पहले वीडियो। बांग्लादेश वाला व्यक्ति था, उसने बड़ा परेशान किया मुझे। बांग्लादेशी फोन आता था, बांग्लादेश का व्यक्ति था या कहाँ का था आई डोंट नो। बांग्लादेश और पाकिस्तान से ऑल्टरनेट फोन आते थे मुझे, इन दो कंट्री से। बड़ा परेशान किया था। फिर मुझे बोला कि तुम देखो ये वाली तुम्हारी फोटो, एक ऐसी फोटो मॉर्फिंग बना के दी उनने, और बोला कि ये वायरल कर देंगे तुम्हारे पूरे कॉन्टैक्ट्स में। कर दे। उसने किया भी, 2-3 लोगों को किया, बट वो समझ गया कि उसको फर्क ही नहीं पड़ा। उसने मुझे बोला देखो भेज दिया इनको हमने। मैंने कहा भेज दे, वहां से ब्लॉक हो जाएगा तो। और हुआ यही,
सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया भाई, क्योंकि मैं मेरे कॉन्टेक्ट्स ऐसे हैं जिनको पता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ऐसे लोगों को मैं ऐसे लोगों का नंबर मैं अपने पास सेव करता हूँ, सब हर किसी का नहीं करता। अपने आप को आप डेवलप करो। आपके पास आपके फोन में सिर्फ वो लोग होने चाहिए जो पावरफुल हैं, जो ओरिएंटेड हैं, जो डिसिप्लिन में रहते हैं, जिनका कोई गोल है। ऐसे लोग नहीं कि अरे सैटरडे संडे पार्टी करनी है अपन को, फिर वही नौकरी करनी है बस। ऐसा लोग नहीं चाहिए अपन को। आपको चाहिए अपने आसपास ऐसे लोग जो बात करें कि नेक्स्ट 5 ईयर में प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करनी है मुझे। जिसे आप टारगेट करो, आप प्लान कर रहे हो कि अगले 3 से 4 साल में आप जो है वो बैठोगे उठोगे चीफ मिनिस्टर के साथ। ये माइंडसेट चाहिए। वो बिजनेस वाला भी कोई दोस्त है आपका तो उसका माइंडसेट होना चाहिए कि यार मुझे 5 साल में 500 करोड़ का धंधा खड़ा करना है। तभी तो ग्रो करोगे, तभी तो बड़े आदमी बनोगे, डेवलप होगे। ऐसा थोड़ा ना कि ऐसे ही हाँ हाँ यू कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, फालतू चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसा इंसान बड़ा नहीं बनता। बड़े बनने के लिए ताकत चाहिए। अब ये पूरी चीज खराब कर देंगे ये लोग। ये और बर्बाद करेंगे देश की जनता को, देश की युवाओं को। क्या लगता है आपको इस चीज को ये पढ़ना नहीं है, ये चीज में घुसना है। अब समझ में आ रही है कि ये जो यूएसए ये चीज कर रहा है, ये अपनी पॉलिसी लेकर है, ये कितनी घातक है। मैंने इसलिए टॉपिक पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम जो है वो लिया, क्योंकि ये टॉपिक उस लेवल पे सोचने वाला टॉपिक है भैया। स्टेट प्लस प्राइवेट टेक लीडर्स का अलायंस जो होता है ना, उसको टेक ब्रॉलीगार्की कहते हैं। ये लिख लेना भैया, लिखो टेक TECH BROLIGARCHY, ब्रॉलीगार्की। टेक ब्रॉलीगार्की इक्वल्स टू स्टेट प्लस प्राइवेट टेक लीडर्स। प्राइवेट टेक कंपनीज और गवर्नमेंट मिलकर ये बना रहे हैं। देखिए आप, ये टर्म्स ध्यान में रखिएगा। ये बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है। कोल्ड वॉर स्पेस रेस की तरह एआई को मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपीरियरिटी के लिए वेपन बनाना इनका ऑब्जेक्टिव हो रहा है। चाइना भी यही कर रही है, सेंट्रलाइज कर रही है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, सर्विलांस रख रही है, डिजिटल सिल्क रूट तैयार कर रही है। इंडिया जो है वो हाइब्रिड अप्रोच रख रहा है, यूपीआई, आधार, इसरो जैसे पब्लिक डिजिटल गुड्स प्लस स्लो प्राइवेट स्केल अप हम लोग जो है वो कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। जैसे अभी आपको भी याद हो, हमारे इसरो और डीआरडीओ ने काफी सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी है प्राइवेट प्लेयर्स को, बट हम रेगुलेशन के साथ कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि हमें पता है, हमारा इतिहास में हम देख चुके हैं कैपिटलिज्म का रिस्क। मैं जिक्र कर रहा हूँ ब्रिटिशर्स के ऊपर, पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, प्राइवेट प्लेयर, और देखो किस तरीके से उसने कंट्रोल किया इंडिया पे। तो हमें 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 पता है हमारे पास्ट में क्या हुआ है, तो हम वो गलती दोहराएंगे नहीं। इसलिए हम प्राइवेट प्लेयर, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को पैसे से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। They don't want anything, they don't want your growth, they don't want your development, they only want कि आप आओ, पैसा दो और जाओ। They don't care about anything। इसलिए आप लोग भी कान कान खोल के सुन लो। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इस पर्टिकुलर जो एजुकेशन का मार्केट है ना, इसमें बहुत फ्रॉडस्टर्स बैठे हुए हैं, बहुत। तो सिर्फ सही जगह पे जाओ, और पहले इंश्योर कर लो लिखित में कि भाई मुझे ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कंफर्म है कि नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग कर लो, और अगर नहीं मिली तो क्या रिफंड दोगे ये भी पूछ लो, उसके बाद ज्वाइन करो। तो उससे ये होगा कि कल को अगर कोई चीज नहीं होगी, ये रिकॉर्डिंग मारना, बोलना कि देखो भैया। और आप लोग तो भाई लीगली स्ट्रांग पर्सन हो। अगर कोई व्यक्ति जो है वो आपके साथ चीट कर रहा है तो यू कैन क्लेम योर थिंग्स, है ना। बट हाँ, अपना टाइम इन सब चीजों में वेस्ट बस मत करना। मैंने कई बार देखा हुआ है कि लोग इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अपने आप को क्लैप करो और बोलो कि चलो लेट्स लीव इट, आगे बढ़ते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10 25 50 हजार 1 लाख रुपए जाने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका टाइम बचाओ, आगे बढ़ो। जिस दिन अधिकारी बन जाओ उस दिन गर्दन मरोड़ देना उस व्यक्ति की, उस उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर रेट पड़वा देना। मतलब साले बेवकूफ बनाता है। ले चलो, देखो मैं खुद एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करता हूँ और फिर ऐसी बातें करता हूँ। उसका रीजन यही है यार कि जो भी चीज है सही बोलो। और ये इंडिया इसी चीज पे काम करती है भाई, और आप लोग इसी चीज पे काम करो। जो भी चीज है सही होनी चाहिए, किसी को मिसगाइड नहीं करना है, किसी को गलत एडवाइस नहीं देना है, किसी के लिए गलत नहीं सोचना है।
अपनी ग्रोथ और अपनी डेवलपमेंट होगी पॉजिटिव चीजों से। नेक्स्ट, जनरेटिव एआई से आईटी बीपीओ सेक्टर वल्नरेबल हो रहा है। पहले लोग कॉल सेंटर्स में 300 400 लोगों को लेकर बैठते थे, आज की डेट में 50-100 लोगों में काम हो जा रहा है, क्योंकि पूरा वही आईवीआर पूरा काम कर रही है। आईवीआर पता है ना, आज की डेट में आप कॉल करते हो, शिकायत के लिए एक दबाएं, क्या समस्या है आपकी बताएं, तो आप बताइएगा, तो वो वॉइस से रिकॉग्नाइज कर लेगी आपकी क्या समस्या है। बट वो भी सर्विस इतनी बेकार है, क्या ही बताऊं मैं आपको। कहाँ पे तो कॉल कर रहा था मैं, एसबीआई में कर रहा था, शायद एसबीआई में कर रहा था, कहाँ कर रहा था, अभी 1-2 दिन पहले की बात थी, मुझे याद नहीं आ रहा। वो उसमें आईवीआर आ गया था, मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ था। मैंने कहा साले, मैंने कहा समझ ही नहीं पा रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चाइना सेंटर, ये मैंने आपको चाइना के बारे में बता ही दिया। इंडिया की अप्रोच जो है वो बहुत सिंपल सी है, कि हम लोग हाइब्रिड अप्रोच ले रहे हैं भाई। हम धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को स्केल अप कर रहे हैं, वो भी निगरानी रखते हुए। जॉब्स खा जाएगी, आईटी बीपीओ की जॉब्स खा जाएगा ये। टेक्नो नेशनलिज्म यूएसए के अंदर बढ़ता जा रहा है, इंडियन माइग्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। करेगा ही, अभी अभी वो थोड़ी सी हरकत करेगा, बट ज्यादा नहीं कर पाएगा यूएसए, बस। सॉरी, यही चीज है, ये समझने की है आपको कि यूएसए इस चीज पे जो है वो काम कर रहा है, और इंडिया का टेक्नो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि भाई इंडिया जो है वो, हम लोग डिफेंस एआई सेमीकंडक्टर स्पेस को जो है वो एक प्लान के थ्रू जो है वो चला रहे हैं। हम लोग कंप्लीटली जो है वो फॉरेन प्लेयर्स को जो है वो ना इन्वॉल्व कर रहे हैं, ना प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि हमें पता है कि इसका रिस्क जो है वो कितना ज्यादा है। तो ये जो टेक प्लस कैपिटल का ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है ना, इसकी जो डेफिनेशन जो मैंने भी आपको जो है बताई, ये बड़ी डेंजरस है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये भैया साइबर क्राइम से रिलेटेड टॉपिक है, सुनने वाला टॉपिक है, ध्यान सुनना। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनने 260 करोड़ रुपए के ग्लोबल साइबर फ्रॉड केस में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, देहरादून में 11 लोकेशंस पर रेड मारी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। सीबीआई और दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उन्होंने अपने आप को लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर बताकर विक्टिम्स को अरेस्ट की धमकी दी थी। सोचिए आप, यानी कि जिसको वो लोग, जिसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ये होता ही है, मेरे साथ, मेरे पास भी एक बार ऐसे ही हुआ था कि हम जो है बात कर रहे हैं कस्टम ऑफिस से, आपके आपके नाम पर जो है वो एक हमारे पास जो है वो सीज हुआ है एक पैकेज, एक वो बोल रहे थे पार्सल, और इस पार्सल के अंदर जो है वो कुछ चीजें हैं जो आपत्तिजनक है, आपके खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई की जा रही है, बट हम जो है वो इस चीज को जो है वो बाहर से ठीक कर सकते हैं, समझ रहे हो ना, बाहर से ठीक करने के लिए मैं एक अधिकारी हिसाब से जो है बात कर लूंगा, तो आपका मामला जो है बाहर ही सुलझ जाएगा। अबे साले, मुझे बताया था, बता उसने, मैंने शायद आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, ये वाली एक स्टोरी मेरे साथ हुई थी। तब मैंने तो बहुत देर तक उससे बात करी थी, थोड़ी बेवकूफ बन के कि अरे भैया क्या बात कर रहे हो यार, अरे अरे अरे। फिर मैंने क्या, रिकॉर्ड जैसी बटन दबाया, उसको समझ में आ गया ये साला रिकॉर्ड कर रहा है, वो समझ गया। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा रुको रुको यार, 1 मिनट बस बात कर लो, फिर दूसरे को टारगेट कर लेना। मैंने उससे पूछा कि, मैंने कहा भाई मुझे ये बताओ कि ये कितना कमा लेते हो यार तुम, मतलब ये सब चीजें करके। मैं शॉक था भाई, वो बंदा बोलता है कि कम से कम 1 लाख रुपए एक दिन में तो बना ही लेते हैं, कम से कम एक, समझ रहे हो आप, कम से कम 1 लाख रुपए। तो सोचो कि कितने साले सारे जो बेकसूर लोग हैं, जिनने कुछ किया ही नहीं, इनोसेंट टाइप के लोग, उनकी बेचारों की मेहनत की हुई कमाई जो है वो इस तरीके के फ्रॉड्स उड़ा के ले जाते हैं। इसमें गलती पता है किसी की नहीं, गलती जो है वो ये है कि आज के समय पे आपको अलर्ट रहना जरूरी है। और ना ही सिर्फ इतना यार, मैंने तो कुछ अपने स्टूडेंट्स का भी देखा, मेरी स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी फ्रॉड हुआ। बड़ा दुख लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को जो है वो बेवकूफ बना दिया जा सकता है इतना इजीली। और आप लोग तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, आपको तो बिल्कुल नहीं बनना है, आपको तो अलर्ट रखना है अपने माइंड को हमेशा। कोई आपसे 1 रुपए भी मांगे या ओटीपी मांगे या कुछ भी मांगे, आपको पता है ओटीपी नहीं देना, बट फिर भी लोग दे देते हैं, लो भाई पकड़ो। इतना वो नहीं बना, तभी तो ऑफिसर कैसे बनोगे, आपको चीजें रोकनी है, आप खुद ही विक्टिम बन रहे हो उस चीज के। देखो यहाँ पर 260 करोड़ का भाई मामला था, सोच रहे हो कितने पैसे। मैंने जो आपको 1 लाख रुपए बताया, तो वो तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट पे लोग फ्रॉड्स करते हैं। इलीगल मनी को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके अलग अलग वॉलेट से
रूट किया गया हवाला नेटवर्क, यूएई बेस्ड शेल कंपनीज के थ्रू जो है वो पैसा जो है वो निकाला गया, डाला गया। एक और एक व्यक्ति मुझे मिला था, एक टेबल पे था मैं, उसमें वो जो ऑनलाइन आजकल गेम्स का सट्टा चलता है ना, तो उसके लिए मुझसे बोल रहा था कि अपन पार्टनरशिप करें, इस टाइप का खोलें। तो मैंने कहा यार तुम मुझे अभी पहचान नहीं रहे हो, मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी पार्टनरशिप कहीं और करा दूंगा चुपचाप, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। फिर उसके बाद से वो व्यक्ति मिला नहीं मुझे। मैंने उसको ट्राई किया था कि घेरूंगा इसको मैं कभी ना कभी, बट मेरा टाइम नहीं था, फिर मैं ज्यादा उसके कांटेक्ट में नहीं रहा, तो वो चला गया। है अभी भी है, ये शहर में तो है ही, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा आई डोंट नो, क्रिमिनल है। तो है ऐसे आसपास काफी सारे लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, सबके साथ डील करते हैं भाई। तो पता रहता है कि किसका माइंडसेट कैसा है, कौन किसकी थिंकिंग कैसी है, कौन क्या चीज सोच रहा है। जब आप अधिकारी बनोगे ना, ट्रेनिंग लोगे ना, तो आपको आपके अंदर ये वाली चीज आ जाएगी। आज की डेट में जैसे आप हो, इस प्रिपरेशन में आप बदल जाओगे, और फिर जब सिलेक्शन होगा, फिर ट्रेनिंग होगी, उस दौरान तो आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी, कोई आपको समझ ही नहीं पाएगा कि आप कौन हो। और ये होना ही चाहिए, अपने आप को डेवलप करना है भाई, लोगों को शॉक कर देना है कि यार कुछ दिनों पहले तो ये आवारों की तरह घूमता था, कुछ दिनों पहले तो परेशान टाइप का रहता था, भोंदू टाइप का रहता था, आज की डेट में बड़ा स्मार्ट हो गया यार ये, इसकी बॉडी फिटनेस सब कुछ अच्छा है इसका। तो ये बात करता है, कितने तरीके से बात करता है, लगता है कि ऑफिसर बात कर रहा है। ये बनाओ अपने आप को। अब क्या हुआ इस केस में, आइए देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग जो है वो इलीगल इनकम को हाइड करने के लिए होता है, आप जानते ही हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, राइट? कि ये लोग जो है वो क्या करते हैं, लीगल इनकम जो होती है उस पे क्रिप्टो जो है वो खरीद लेते हैं, क्योंकि उसमें एनोनिमिटी होती है ना भाई, बिटकॉइन किसका है किसी को नहीं पता, आपके पास जो है वो रखा है, छुपा के रख दिया आपने, जब चाहो तब जो है वो निकाल लो उसकी वैल्यू। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर भी कर सकते हो आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। हवाला सिस्टम इसमें काम कर रहा है अभी। फिर शेल कंपनीज के थ्रू जो है वो दूसरे रूट के थ्रू वापस पैसा लाकर शो कर सकते हो कि भाई हमारी तो इनकम हुई उस कंपनी के थ्रू, इसलिए हमारा पैसा आया, तो ब्लैक मनी को आपने व्हाइट मनी कर दिया। 3 स्टेजेस की प्रोसेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, 3 स्टेज प्रोसेस। एक होता है प्लेसमेंट, दूसरा होता है लेयरिंग, और तीसरा होता है इंटीग्रेशन। पहले क्या होता है, जो जो काला पैसा है, इलीगल मनी है, इलीगल कैश है, उससे आप क्रिप्टो करेंसी परचेज कर लेते हो, बिटकॉइन परचेज कर लिया, है ना? फिर आपने जो है वो उसको क्या किया, लेयरिंग करवाई, फंड्स को जो है वो स्प्लिट किया अलग अलग वॉलेट्स में, थाउजेंड्स ऑफ वॉलेट्स में, जैसे मोनेरो, जी कैश, ऐसे वॉलेट्स होते हैं, ये तो ये लिखा है, टोर्नाडो कैश, है ना, ये सब चीजें, इन सब अलग अलग वॉलेट्स, अलग अलग एप्लीकेशन जिसमें आपने पैसा स्प्लिट कर दिया। फिर इंटीग्रेट करोगे आप, क्रिप्टो एसेट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं नॉर्मल करेंसी में, हमारे देश की करेंसी में, छोटे छोटे अमाउंट में जो है उसको आप ट्रांसफर कर लोगे, या हवाला रूट्स के थ्रू भी ला सकते हो, या फिर बड़े अमाउंट में शेल कंपनीज के थ्रू भी प्रॉफिट शो करके ला सकते हो। बट ये लोग मैक्सिमम केस में छोटे छोटे अमाउंट्स में अकाउंट्स में स्प्लिट करते हैं। कभी भी भूल के भी अगर कोई व्यक्ति आपको बोले ना कि आपके अकाउंट में मैं इतने पैसे डलवा दूं, आज की डेट में मना कर देना, जब तक आप उसको जानते नहीं हो। इवन आपको शायद हो सकता है कि वो ये भी बोल सकता है कि भाई आपका अकाउंट नंबर दे दो, महीने में इतने पैसे गिरेंगे, महीने के 500 रुपए आपके बन जाएंगे, आपका क्या जा रहा है। लोग मान भी जाते हैं, बहुत बहुत ईजिली मान जाते हैं। बट उनको नहीं पता कि जिस दिन जब पुलिस डंडे मारेगी ना, उस दिन समझ में आएगा कि यार क्या गलती कर दी 500 रुपए कमाने के चक्कर में। कभी नहीं करना है भूल के, नहीं तो आप खुद उस क्राइम में इन्वॉल्व हो जाओगे। आपके अकाउंट में गिरेगा, फंसेगा कौन, आप फंसोगे, जिस व्यक्ति ने आपको दिया आप उसको ढूंढ ही नहीं पाओगे। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, बच के रहिए इनसे। यही चीज न्यूज में आपको समझा रही है, जो आपको अपने परिवार को और अपने आप को समझाना है। तो ये कहानी हुई है इसकी। केवाईसी वीक है हमारे यहाँ, इसलिए तो ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, आइडेंटिटी चेक हो नहीं पाता, तो हमें स्ट्रॉन्ग करनी है ये सब चीजों को यार। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि कोर्ट में देखो पड़े हुए हैं, देखो लिखा हुआ है ये, कन्विक्शन रेट जो हमारे यहाँ कम है, 5,892 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केसेस 2025 तक में हमें देखने को मिल रहा है, मात्र 15 के ऊपर ही 15 को ही सजा हुई। सोचिए आप, पर्सन टू पर्सन या एटीएम का रिस्क जो हो रहा है, पैसे निकाले जा रहे हैं,
अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, बहुत दिक्कत है भाई। तो कभी भी कोई आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाने के लिए बोले आपको, जानते हो तो इट्स ओके, वेल एंड गुड, नहीं जानते हो तो मना कर देना कि नहीं। और अगर जानते भी हो तो सामने वाले से बोलो भाई कि यार अपने अकाउंट में करवा लेना, तेरे को अपने अकाउंट में करवाने में क्या दिक्कत है। कई बार पता लगे आपको नहीं पता कि आपके साथ वाला व्यक्ति ही भाई आपके साथ ही फ्रॉड कर दे। ऐसे भी लोग, कलयुग है भाई, कलयुग में बच के आप ही को रहना है। बस यही था टॉपिक आज का, एक टास्क है आपके लिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस टॉपिक को जो है वो कवर कर लेना, पढ़ लेना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ग्रीन अमोनिया का टॉपिक है। इंडिया ने 55 रुपए 75 पैसे प्रति किलो की रिकॉर्ड लो बिड अचीव कर ली ग्रीन अमोनिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो भाई, पता होना चाहिए आपको। बहुत शानदार चीज हमने कर दी है। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, साइट स्कीम जिसको हम लोग बोलते हैं, साइट स्कीम। साइट स्कीम की पहली बोली लगाई गई और बोली कंडक्ट की गई थी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, लिख लेना। ये बोली हुई कि भाई हमें ग्रीन, गवर्नमेंट को ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए, ग्रीन अमोनिया चाहिए, सॉरी। वो बोली करवाई सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। 75,000 MTPA सप्लाई सिक्योर की गई पैरादीप फॉस्फेट लिमिटेड ओडिशा के लिए 10 साल के टर्म के लिए, यानी कि इस कंपनी को जो है वो दी जाएगी 75,000 मैट्रिक टन पर एनम का सप्लाई, MTPA 10 सालों के लिए। और कितने रुपए में? बहुत कम, 55 रुपए 75 पैसे प्रति किलो, बहुत बढ़िया। तो ये माइलस्टोन, ये अचीवमेंट फर्टिलाइजर सेक्टर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में बहुत इंपैक्टफुल होगा। कोई मुझे बता सकता है ग्रीन अमोनिया किस चीज के लिए काम में आता है, और अमोनिया किस चीज के लिए काम में आता है एग्रीकल्चर में? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। तो साइड स्कीम लिख लो, साइड स्कीम के बारे में फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। फुल फॉर्म ये है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ग्रीन हाइड्रोजन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी जो है पता है इस चीज के बारे में। तो सेंट्रल फाइनेंशियल मैकेनिज्म, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के अंडर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी कंट्री के अंदर भाई ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग बनाएं, बस एज सिंपल एज दैट, है ना। फ्यूल्स को जो है वो कम कॉस्ट का तैयार करना है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो ये जो मिनिस्ट्रीज हैं इनके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है पूरी स्कीम। तो ये पूरा लिख लेना, साइट स्कीम के बारे में पूरी तीनों पॉइंट्स लिख लेना, बस और कुछ नहीं। मोड ए मोड बी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोक्योरमेंट जो है वो फिक्स इंसेंटिव रेट्स पे जो है वो लाया जा रहा है, इसको रिड्यूस है वो किया जाएगा, 30 रुपए पर किलो पे जो है वो लेकर आया जाएगा। ये देखो ये लिखा है 3 सालों में, थर्ड ईयर में। तो अच्छा रेट हमने जो है अचीव कर लिया भाई, क्योंकि कम रेट में ये सब चीजें जो है वो मिलेंगी तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ में जो है वो नजर आएगा, कि कम इनपुट जो है वो लगेगा ना। ठीक है, अब देखो ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक पर मुझे थोड़ा सा और स्टडी जो है वो करना है। तो टॉपिक 4 टॉपिक 5 मैं आपको जो है वो कल बताऊंगा। टॉपिक 5 जो है हमारा वो तो इजी सा मैरीटाइम, समुद्री क्षेत्र में रिफॉर्म से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये भी मैं कल ही आपका करवाऊंगा। ये वाला टॉपिक को मुझे थोड़ा सा जो है वो थोड़ा स्टडी इस पे और काम जो है वो करना है। ये अच्छा टॉपिक है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉपिक पर थोड़ा सा और मुझे आर्टिकल जो है वो कवर करना है, तो वो कवर करूंगा मैं, फिर आपके पास कल जो है वो प्रस्तुत करता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।